नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हिंदी गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के ऊपर। इसके पहले हमने हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट के ऊपर चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आप सभी उन वीडियोज को समय निकालकर जरूर अपने लिए देख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इन लेक्चर्स को मैं किसी एग्जाम से जोड़कर आप सभी को नहीं बताता हूं, क्योंकि ये सभी ऐसे वीडियो लेक्चर हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी विषय से प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, सभी की दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे अपना मानते हुए अपने लिए जरूर देखिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। और मेरी कोशिश रहती है कि हम ऐसा कंटेंट आप सभी को उपलब्ध कराएं जो कि सैकड़ों प्रैक्टिस सेट के बराबर हो सकते हैं। अगर एक बार आप अच्छे से उस विषय वस्तु को समझ जाएंगे तो न जाने कितने अभ्यास सेटों को कर पाएंगे। तो हमारे उद्देश्य को और प्रयास को आप सभी अच्छे से समझिए और आत्मीयता के साथ पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए। तो चलते हैं, बात करते हैं कि उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का क्या रोल रहा है। इसके पहले आपको भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इन तीनों गद्यकारों से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको जरूर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां भी जगह पाते हैं एक दूसरे की तुलना करना शुरू कर देते हैं। आपको याद आ गया होगा कि जब हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील से तुलना भी की थी और अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि हिंदी आलोचना की अगर शुरुआत मानी जाए तो बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से इसको माना जा सकता है। और उसमें बताया गया था कि एक नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से आलोचना भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी। बाद में उसी नाटक पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी लिखा था। तो इस स्टोरी को आप रिकैप के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, तभी इस वीडियो लेक्चर से आप जुड़ पाएंगे। पढ़ने का सही अप्रोच इसी तरीके का हो सकता है। बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। एक दृष्टिकोण और आपको ध्यान में रखना है कि अक्सर जहां पर 4 से अधिक चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं तो ये मानकर चलिए कि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चाहे वो एबीसीडी के दृष्टिकोण से पूछा जाए, चाहे 1 2 3 4 के दृष्टिकोण से पूछा जाए। बताना मैं ये चाहता हूं कि आज हम चौथे गद्यकार के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं, यानी कि भारतेंदु हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हो सकता है कि इन सभी का क्रम पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस क्रम में रखा हुआ है, या फिर जन्म काल के आधार पर भी पूछ लिया जाए। और ये चारों गद्यकार हिंदी गद्य के आरंभिक गद्यकारों के आधार के रूप में देखे जा सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में लिखते हैं। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 संवत 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। परिचय आप देखिए आचार्य शुक्ल ने किस तरीके से बद्री नारायण चौधरी का दिया हुआ है कि उनका जन्म मिर्जापुर जिले में हुआ था, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है। और जैसे ही मैंने मिर्जापुर कहा तो आपको एक वेब सीरीज भी याद आ गई होगी। आजकल बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के जन्म से जितना मिर्जापुर फेमस नहीं है, उससे ज्यादा फेमस उस वेब सीरीज से है, यानी कि वो वही जगह है जहां पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ था। और लिखते हैं शुक्ल जी कि इनका जन्म अभिजात ब्राह्मण वंश में हुआ था, यानी कि ब्राह्मण वंशों में भी कैटेगराइजेशन है कि कौन अभिजात है और कौन से नीचे है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन बताया जा रहा है कि अभिजात ब्राह्मण वंश में संवत 1912, यानी कि इसको आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे 57 घटा के तो आ जाएगा। और निधन हो गया 1979 संवत में, यहां भी 57 घटाना है क्योंकि अभिजात वर्ग से इनका संबंध था, ब्राह्मण वंश से थे। तो शुक्ल जी को लिखना पड़ता है कि उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी।
ये देखिए, इस वाक्य को आपको ध्यान में रखना है कि यूं ही इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया है। आपने इसके पहले भारतेंदु को पढ़ा, प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ा, जो कि वो भी ब्राह्मण वंश से रिलेटेड है, लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा कि उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी, बल्कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में लिखा है। इस कथन को आप जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। तो इससे आपके दिमाग में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का स्वभाव आना शुरू हो गया कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत मनमौजी किस्म के थे, मस्तमौला थे, विनोद प्रियता उनकी खास विशेषता थी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है, ये रईसी इनकी बातों से टपकती थी और उनकी बातचीत करने का जो ढंग था बहुत निराला था और अनूठा था। यानी कि श्रोताओं को वो अपने बातों में या फिर बातचीत करने के ढंग में उसको कस लेते थे या फिर अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। वक्रतापूर्ण की जब भी बात आती है तो आपको उद्धव गोपियों का संवाद जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वहां पर गोपियां भी वक्रतापूर्ण बात ही करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा इसी तरीके से जोड़ कर देखना है ताकि परीक्षाओं में आप शब्दों से कैच कर लें कि इसका उत्तर क्या होगा, और वो आप इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण यानी कि व्यंजनापूर्ण बात करते थे, उनके मुंह से निकल जाते थे। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि बातचीत करने का ढंग बद्री नारायण का अलग था, लेकिन जब वो लिखते थे तो थोड़ा उसमें अंतर दिखाई पड़ता था, वो विशेषता उसमें नहीं मिलती थी। यहाँ पर एक तथ्य बताया गया कि वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे। अभी तक हमने इसके पहले 2-3 गद्यकारों को पढ़ा, उसमें कहीं नहीं बताया कि भारतेंदु के फला मित्र थे, बल्कि बताया गया कि भारतेंदु से प्रभावित जरूर थे, आदर्श के रूप में मानते थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। इतना प्रभावित थे कि ड्रेस सेंस जो था एकदम से भारतेंदु की कॉपी करते थे। अब आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि दोनों के पिक्स को आप देखें। आजकल जमाना डिजिटल है, आप चाहें तो भारतेंदु का और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के आप पिक्स को देख सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस इतिहास ग्रंथ को लिख रहे थे तो उस जमाने में सोशल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि नहीं था। फिर भी इस लेखन के माध्यम से जरूर वो बता दिए कि भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और उनकी कॉपी करते थे। कॉपी लेखन में नहीं बल्कि उनके रहन सहन वेशभूषा में करते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखते हैं कि उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य है, परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि कलम की कारीगरी समझने वाले भारतेंदु युग के कौन से लेखक थे। तो वो कौन है? चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उनकी शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करते थे, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कालम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। एक खास विशेषता यह भी रही कि वो इतने पेचीले मजमून यानी वाक्य बनाते थे कि जिसको पाठक पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ निकालने में ही उलझ जाता था। यानी कि इनकी शैली बहुत आसान या फिर इजी आपको नहीं मिलेगी। आगे आपको उदाहरण भी मिलेगा यहाँ पर। लेकिन आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक चीज ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन जो है, कलम की कारीगरी समझने वाले ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे, इन शब्दों को आप अपने ध्यान में रखिए कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में उन्होंने कहा है। आगे लिखते हैं कि अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। इसीलिए इनके
कथनों में आप देखेंगे कि वक्रतापूर्ण वाक्य है। उनका ये कहना था कि साधारण ढंग से अगर कोई बात कही जा रही है तो वो सटीक नहीं है, बल्कि उसमें कुछ वक्रता होनी चाहिए। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। ये भी इनकी खास विशेषता है। ये विशेषता आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ेगी, लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उनसे पहले ही इस तरीके का प्रयास कर चुके थे। वो अपना ही लिखा हुआ कई बार पढ़ते थे, उसका परिष्कार करते थे, उसका मार्जन करते थे, तब उनको लगता था कि ये छापा जा सकता है। आपको याद आने लगा होगा, अगर विद्यार्थी पीएचडी वाले यहाँ पर जुड़े होंगे तो इस अनुभूति से वो भली भांति अपने को जोड़ सकते हैं कि जब वो थेसिस लिखते हैं तो एक से अधिक बार उसका परिष्कार मार्जन करना पड़ता है। और जो विद्यार्थी मेहनत से लिखते हैं उनके लिए, और कोई विद्यार्थी कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो तो परिष्कार और मार्जन को एक बोझ के रूप में देखते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अपने ही लेख को कई बार परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। ये देखिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भले भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे, लेकिन वो बार बार भारतेंदु हरिश्चंद्र के उतावलेपन की शिकायत करते थे। वो कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जमाना था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को सभी गद्यकार अपना आदर्श मानते थे, उनको फॉलो करते थे और उनको एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लगातार खाली लेखन कार्य कर रहे हैं, रचना कर्म कर रहे हैं, और अपने जो भी उसमें कमियां हैं उसको थोड़ा सा सुधार लेते तो ये सुडौल और सुंदर हो सकता है। अगर आज में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो लगातार केवल वीडियो बनाकर डाल देने से नहीं होता है, बल्कि आपको कंटेंट पे ध्यान देना जरूरी है। आप उसका बार बार परिष्कार कीजिए, उसका मार्जन कीजिए और उसको देखिए कि ये कितना उपयोगी है। नहीं तो आप देखेंगे कि कम समय में हजारों वीडियोज बनाई जा सकती हैं। तो इन लोगों से ये चीजें सीखनी भी हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने नोट्स बना लिया तो जीवन भर के लिए रामबाण हो गया, बल्कि आप उसमें परिष्कार और मार्जन करते रहिए। आज के वीडियो लेक्चर से आपको यही सीखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से कि किसी भी चीज को आप अंतिम मानकर मत चलिए, उसमें हमेशा संशोधन, उसको और सुडौल और सुंदर बनाते रहिए। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु को सलाह देते हुए नजर आते हैं कि आप अपने उतावलेपन को छोड़िए, बल्कि आप जो भी रचना कर्म किए हुए हैं उसको एक बार रिवाइज करने का प्रयास जरूर कीजिए। लिखते हैं कि एक बार उन्होंने मुझे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नाटक लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके किसी वाक्य को पढ़कर ये कहने लगे, इसे यूं कर दीजिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना भी परिचय बीच में दे रहे हैं कि एक बार वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आपको ध्यान रखना है कि 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हो चुका था और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आगे तक रहे, यानी कि एक दूसरे से इनकी मुलाकात भी हुई। इसके पहले आपने बालकृष्ण भट्ट वाले वीडियो में भी देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके परिचय को बताया था कि परिचित थे एक दोनों दूसरे से। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे एक नाटक लिखने को कहा था उन्होंने, और एक वाक्य इनका पकड़ लिया और सुधार करते हुए क्या कहा, देखिए इस वाक्य को आप ध्यान में रखिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। अक्सर कहा जाता है कि जो भारत में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में दलदल मतलब कई दल है, उसको दलदल कहा जाता है, जिसमें कि जो जनता या फिर मतदाता है वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई इसमें अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार इसमें ज्यादातर दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं कि भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था
वही उनकी हिंदी का था। ये देखिए यहाँ पर अनुप्रास को तो ध्यान में रखिए ही, साथ में इसको ध्यान में रखिए कि लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और न सिर्फ नवाबों का शहर कहा जाता है बल्कि तहजीब इत्यादि का भी शहर कहा जाता है। जो वहाँ की भाषा है, बोली है, हिंदुस्तानी जो सामंजस्य की वहाँ की संस्कृति रही है, उसको जोड़ते हुए यहाँ पर कहा गया कि लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। किसके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। तो हो सकता है कि एग्जाम में आगे यही वाक्य पूछ लिया जाए कि किस गद्यकार के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर धैर्य रखकर इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो तुरंत इसका आंसर बता देंगे। बाकी परीक्षा के बाद आएंगे और खोजने लगेंगे कि ये किसके बारे में कहा गया था, जबकि इसके बारे में हमने पहले ही आप सभी को अलर्ट कर दिया है, आगाह कर दिया है। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। अब बार बार एक चीज देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की चर्चा करते हुए विलक्षण शब्द पर काफी जोर दे रहे हैं। और यहाँ पर बताया कि नाटक तो बहुत लिखा है इन्होंने, लेकिन जो भारत सौभाग्य नाम का नाटक है, ये कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए 1888 में लिखा गया था। अब ये कांग्रेस का अवसर क्या है? जैसा कि आपने जीएस इत्यादि पढ़ा होगा, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, और उसके 3 साल के बाद भारत सौभाग्य नाम से नाटक लिखा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। लिखते हैं कि पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समझिए। भाषा में भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। आप देखिए, भारत सौभाग्य नाटक तो लिख दिया गया, लेकिन इतने अधिक पात्र हो गए और अलग अलग भाषा भाषी पात्र हो गए कि इसके अभिनय जो फिल्मांकन है उसको समझना बहुत कठिन हो गया। यानी कि रंगमंच पर प्रस्तुति भी कठिनाई के साथ की जा सकती थी। हालांकि आप जानते हैं कि रंगमंच के दृष्टिकोण से जयशंकर प्रसाद के नाटक दुस्साध्य या कठिन माने जाते हैं, लेकिन इधर चौधरी प्रेमघन ने भी जो लिखा उसमें भी रंगमंचयता के दृष्टिकोण से कठिनाई दिखाई पड़ रही। कारण क्या है कि पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और पात्र हैं भी तो अलग अलग भाषा के हैं। यहाँ पर लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे कि नाटक की कथा वस्तु है बद इकबाल हिंदी की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ में दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पै धन विदेश चली जाए, यह अति ख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। और आप देख रहे हैं कि ये वही वक्त है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाम से नाटक लिखा, और उसके 7-8 साल के बाद प्रेमघन ने भारत सौभाग्य नाम से नाटक लिखा। राजनीतिक सामाजिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी पकड़ने की कोशिश इन नाटकों में की गई है। और कहीं न कहीं सभी गद्यकार अपने समकालीन रचनाकारों से परिचित भी थे। कौन अपनी रचना में क्या लिख रहा है, क्या उसकी विषय वस्तु है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, यानी कि वो यहाँ से जा चुकी हैं। और इससे जोड़ा कहां से गया है कि पै धन विदेश चली जात, यही अति ख्वारी, यानी लक्ष्मी को धन से जोड़ दिया गया है और भी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। आगे लिखते हैं उनके एक और नाटक की चर्चा करते हुए कि प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। प्रयाग रामागमन किसका नाटक है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपको ध्यान में रखना है कि वो रहने वाले मिर्जापुर के हैं, और इसके पहले हमने चर्चा की थी बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जो कि प्रयागराज से थे। तो प्रयाग रामागमन कौन लिखा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें क्या है कि राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर उनका जो स्वागत किया गया है, आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। ये देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हम लोग जो भी राम के जीवन पर आधारित रचनाओं को पढ़े हैं, जैसे कि रामचरितमानस, उसकी भाषा अवधी है, लेकिन यहाँ पर प्रयाग रामागमन में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने एक प्रयोग किया है। उसमें सीता ब्रज में
बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त है वीरांगना रहस्य महानाटक, यानी कि वेश्या विनोद महानाटक। दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बिनी में निकालते रहे। इतनी बातों के बाद आपको एक और तथ्य मिला कि आनंद कादम्बिनी का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कर रहे थे। और कहां से कर रहे थे? मिर्जापुर से। ये सब तथ्य आप पहले से भी जानते होंगे और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका रिवाइज हो गया होगा। तो अपनी पत्रिका निकालने के साथ साथ उसमें अपने कुछ कुछ रचनाओं को भी धारावाहिक रूप में छापते रहे। लेकिन शुक्ल जी लिखते हैं कि पर पूरा न कर सके। भारतेंदु के रचनाकारों को देखेंगे, कुछ उनकी रचनाएं अधूरी रहती। भारतेंदु की भी देखेंगे और यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की भी जो रचना है वेश्या विनोद महानाटक, ये अपूर्ण ही है। आगे लिखते हैं कि इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित्त, सवैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए, यानी कि प्रयोग भी किया गया है। आगे लिखते हैं कि विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी। यहाँ पर आनंद कादम्बिनी पत्रिका क्यों प्रकाशित की गई, उसका प्रकाशन क्यों जरूरी रहा? क्योंकि प्रेमघन के अंदर जो भी विचार आ रहे थे, भाव आ रहे थे, उसको प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने आनंद कादम्बिनी नाम का पत्र निकालना शुरू कर दिया। और जब पत्र निकलना शुरू किया तो और भी लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करने लगे। लिखते हैं कि और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। और देखिए ज्यादातर लेख किसके रहते थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के। बहुत चुनिंदे लोग ही इस पत्र पत्रिका में अपने लेख को भेज पाते थे या फिर रचना को भेज पाते थे। लिखते हैं कि इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था। एक चीज आप देख रहे हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और भारतेंदु मित्र तो हैं, लेकिन सच्चे किस्म के मित्र हैं जो एक दूसरे से शिकायत भी कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। आजकल आप किसी को सलाह देते हैं तो मित्रता टूटने की संभावना ज्यादा होती है अगर आप कोई दोष या कमी बता दिए। लेकिन वो उस समय देखिए आप कि भारतेंदु जी ने भी कहा। इसके पहले हमने ऊपर में देखा कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने कहा कि अगर भारतेंदु अपने उतावलेपन को छोड़कर अपनी रचनाओं को थोड़ा परिष्कार और परिमार्जित करें तो और बेहतर हो सकता है। यहाँ पर भारतेंदु ने उनको एक सलाह दी कि आनंद कादम्बिनी आप निकाल रहे हैं तो केवल अपने ही लेखों को मत उसमें रखिए और लोगों को लिखिए। लिखते हैं कि कहा था कि जनाब यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर समय हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है। और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप तार सप्तक से जोड़िए इसको। राहों का अन्वेषी के रूप में तार सप्तक के कवियों को जाना जाता है, राहों के अन्वेषी, और प्रयोगवादी कवियों के रूप में भी उनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा कि आनंद कादम्बिनी में आप कोई किताब नहीं उसको बनाए, आप अलग अलग लोगों को उसमें जोड़िए। और ये जरूरी नहीं है कि सभी एक ही विचार और भाव से लिखने वाले लोग, अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। इस वाक्य को जरूर आप ध्यान में रखिए। ये जो हिंदी साहित्य में आप देखेंगे प्रयोग, ये अचानक नहीं शुरू हुआ है, बल्कि इसकी एक परंपरा रही है। अगर आप लोगों ने पीएचडी का टॉपिक ढूंढना शुरू किया होगा या चाहते हैं तो आप इस प्रयोग को ध्यान में रखते भी एक सिनॉप्सिस बना सकते हैं, थीसिस तैयार कर सकते हैं कि किस कालखंड में कब कब हिंदी साहित्य में प्रयोग करने पर लेखकों ने जोर दिया है। आप उसको कालखंड वाइज कर सकते हैं। तो देखिए भारतेंदु जी की बात आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को उन्होंने कौन सी सलाह दी थी। आगे लिखते हैं कि अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभ काल के संवत 1938 की एक संख्या से कुछ अंश नीचे देते हैं। और इन्होंने एक टॉपिक उठाया जिसका नाम है परिपूर्ण पावस। लिखा है कि जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रुप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, मानो मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई
सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुंगनों की सुहावनी लताएं लिपट लिपट मानो मुग्ध मयंक मुखियों को अपने प्रियतमों के अनुराग आलिंगन की विधि बतलाती। इससे युक्त पर्वतों के श्रृंगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रवाह ने मानो पारा की धारा और बिल्लौर की धार को तुक्ष कर युगल पार्श्व की हरी भरी भूमि के की जो मारे हरेपन के श्यामता की झलक दे अलग की शोभा लाई। तो जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। कारण ये है कि ये सभी गद्य आरंभिक काल में, शुरुआत में लिख दिया गया कि प्रारंभ में, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में बताया भी कि पेचीले मजमून बांधने में माहिर है और कलम की कारीगरी दिखाने समझने वाले लेखक थे। उनको लगता था कि वो जो लिख रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और लंबे लंबे वाक्य भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस कठिनाई के बारे में ऊपर शुक्ल जी ने बता भी दिया था, हमने भी आपको उसके तरफ अलर्ट किया था। और देखिए अनुप्रास कई जगहों पर आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं माने मानो मारे मोद, ठीक है ना, लिपट लिपट, इस तरीके से बहुत सारे अनुप्रासमयी युक्त आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे लिखते हैं कि बीचों बीच मांग सी काढ़ मन मांग लिया और पत्थर की चट्टानों चुंबुल अर्थात हंसराज की जटाओं का फैलना बिखरी हुई लटों के लावण्य का लाना है। तो यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की जो गद्य शैली रही उससे आप परिचित हो गए होंगे। आगे बात करते हैं, लिखते हैं कि कादम्बिनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संवत 1942 की एक संख्या का एक स्थानिक संवाद देखिए। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चीरकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुख के दिन सकेल अचल कोर्ट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गए। ये वाक्य देखिए कितना बड़ा है। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेल पेल और कभी उसी पर सुख की कुलेल है। यानी आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं काव्यात्मकता इसमें दिखाई पड़ रही है। और ऊपर बताया भी गया है कि काव्योचित मर्म दिखाई पड़ता है इनके गद्य में भी। यानी कि ये दौर है जब हमारा साहित्य पद्य और गद्य दोनों के संक्रमण काल से गुजर रहा था। आगे लिखते हैं कि पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक हुए, जैसे संपादकीय समंती समीर, प्रेरित कलापिक कलरव, हास्य हरितांकुर, वृत्तांत बकुला कावली, काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटिया, नियम निर्घोष। यहाँ पर जरूर इस पैराग्राफ को आप ध्यान में रखिए कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने जहां आनंद कादम्बिनी नाम से पत्र निकाला, वहीं उनका एक साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम था नागरी नीरद, और उसके शीर्षक भी बड़े इंटरेस्टिंग ढंग के थे, जिसमें ज्यादातर वर्षा ऋतु से जुड़ाव था। ऊपर हमने जिस पैराग्राफ की बात की है, ठीक है, परिपूर्ण पावस, उसका भी संबंध आप देखेंगे कि कहीं न कहीं वर्षा ऋतु से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से वर्षा ऋतु से जुड़े हुए शीर्षक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। शीर्षकों को आप देखिए, कठिन भी है पढ़ने में, अचानक आपको दे दिया जाएगा तो शायद लड़खड़ाना शुरू कर देंगे। खैर, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। आगे लिखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ पर। लिखते हैं कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। ये वाक्य आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि किसका कथन है कि समालोचना यानी आलोचना, समीक्षा का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। उधर बताया गया था कि प्रताप नारायण मिश्र और भट्ट एडिशन और स्टील है, लेकिन जब समालोचना की बात की जा रही है, उसके सूत्रपात की बात की जा रही है, तो भट्ट जी और चौधरी साहब का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ले रहे हैं। लिखते हैं कि समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। यहां पर देखिए, इसको समालोचना क्यों कहा गया। आलोचना का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज, आलोचना में वैसे देखेंगे लोचन शब्द से बना हुआ है। लोचन मतलब आंख, आंख मतलब दृष्टि,
किसी भी चीज को देखने का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो एक तरीके से आलोचना से जुड़ा हुआ है। और आ का मतलब है कि चारों तरफ से देखना, यानी कि आप किसी भी चीज को देखते हैं चारों तरफ से तो उसका आप मूल्यांकन करते हैं। लेकिन आलोचना की जगह पर इन लोगों ने समालोचना शब्द का प्रयोग किया। पहले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था सच्ची समालोचना, समालोचना भी हो तो सच्ची हो। तो यहां पर बताया गया कि जो समालोचना है वो गुण दोष के विस्तृत निरूपण पर आधारित होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी की खाली प्रशंसा की जाए और किसी में केवल दोष निकाला जाए, बल्कि समन्वय स्थापित करते हुए गुण और दोष का निरूपण किया जाए। इसकी शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने किया हुआ था। आगे लिखते हैं कि बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बिनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बंग विजेता का अनुवाद किसने किया? बाबू गदाधर सिंह ने। और उसकी समालोचना छपी आनंद कादम्बिनी में कुल 5 पेजों में। और जो आगे महत्वपूर्ण है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बिनी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। ये बड़ी बात है। इसके पहले संयोगिता स्वयंवर की समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में विस्तृत और कठोर, यहां पर ध्यान में रखना है, विस्तृत और कठोर समालोचना की। और कितने पेजों में की? 21 पेजों में। तो इसका मतलब है कि अच्छे खासे तरीके से उसको पढ़े होंगे, फिर उसकी आलोचना किए होंगे। उसका कुछ अंश यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया जा रहा है। लिखते हैं कि यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहां तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। देखिए कितनी ईमानदारी से यहाँ पर बातें कही गई हैं कि संयोगिता स्वयंवर की आलोचना पहले भी की जा चुकी थी, यानी कि जिन लोगों ने किया है, क्या उसकी समालोचना कैसे किया है, गुण दोष का निरूपण कैसे किया है, उसको भी देखना जरूरी जान पड़ता है। और कहा गया कि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहां तक खुशामद यानी प्रशंसा और चापलूसी, इन दोनों शब्दों को देखिए। ये दोनों शब्द वर्तमान समय में काफी प्रचलित भी हैं कि कैसे कोई खुशामद करता है, कैसे कोई चापलूसी करता है, का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। आगे लिखते हैं कि नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए। यहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़े से जो कथन है या फिर वाक्य विन्यास है समझने लायक है, और जब समझने लायक है तो परीक्षाओं में भी आने लायक है, में भी आ सकते हैं। यहाँ पर एक कथन आ सकता है कि नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं। यहाँ पर उस आलोचक का नाम नहीं दिया गया, बल्कि पत्रिका का नाम सीधे सीधे दे दिया गया है। तो हिंदी प्रदीप ने दिखलाए हैं, इसका मतलब कि बालकृष्ण भट्ट ने दिखलाए हैं। आगे लिखते हैं कि अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते, हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं। तो जानना चाहिए कि यदि यह संयोगिता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। ये तो वही बात हुई कि गुलाब जामुन खाते हैं और उसमें गुलाब होता ही नहीं है। आप लोगों ने खाया भी होगा और महसूस भी किया होगा। यहाँ पर कहा गया कि संयोगिता स्वयंवर तो नाटक का शीर्षक है, लेकिन इसमें स्वयंवर ही नहीं हुआ है। ये आप लोग हो सकता है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझे होंगे, जाने होंगे। रचनाकार कौन है, किस विधा में है, कब प्रकाशित हुआ, ये सारी चीजें आप जानेंगे। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए और कोई इसी तरीके से बैठा हुआ व्यक्ति है और संयोगिता स्वयंवर की बात आप करने लगे, तो बस इतना पूछ देगा कि संयोगिता स्वयंवर में स्वयंवर हुआ है। तो आप अगर नहीं पढ़कर गए हैं तो बोलेंगे कि जी बिल्कुल हुआ है, और पढ़कर गए हैं तो बोलेंगे कि नहीं, केवल शीर्षक दिया गया है, उसमें स्वयंवर का कहीं वर्णन नहीं किया गया है। और जिसको कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कमजोरी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। आगे लिखते हैं
कि नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं। एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण गर्भांग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदलने पर में पर्दा बदल जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भांक मानते हैं। सो आपने एक ही गर्भांक में 3 स्थान बदल डाले। ये मूल्यांकन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का, जो कि लाला श्रीनिवास दास के नाटक संगीता स्वयंवर की आलोचना की। अलग अलग पक्षों से वो देख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि गर्जे की इस सफ़े की कुल स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई। पहले तो मैं यह पूछता हूं कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह दिया था। तो देखिए यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऐसा लग रहा है कि संस्कृत अंग्रेजी के भी विद्वान है, जानकार है। उनको पता है कि किस रचना में कौन सी विषय वस्तु बनाई गई है और कौन कहाँ से तथ्यों को लिया हुआ है। वो कहते हैं कि ठीक है, आपने जो भी भाषण लिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया है, और जो यहाँ पर मुद्रिका परिवर्तन की बात की गई है, वो मुद्रिका परिवर्तन हमारी संस्कृति नहीं रही है, हाँ ये यूरोप की रही है। अगर आप मतलब जो लाला श्रीनिवास दास हैं या फिर हिंदी प्रदीप में आलोचना की गई है, दोनों को एक ही तीर से निशाना यहाँ पर लगाया जा रहा है कि अगर आप लोग तर्क देंगे तो दे सकते हैं कि शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका का जो है कि उन्होंने अंगूठी दी थी कि आप दिखाएंगे तो हम आपको याद कर लेंगे, लेकिन वो स्मारक के रूप में था, परिवर्तन नहीं था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में अच्छे से जान लिया होगा, समझ लिया होगा। आपको अच्छा भी लगा होगा कि जो भारतेंदु युग के ये 4 स्तंभ रहे, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनको हमने अच्छे से समझाया और आप समझने में सफल रहे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही लोगों की वजह से ये चैनल आज प्रगति पर है और इस प्रगति में आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लीजिए, और करने के साथ दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए इसके प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।